और उसकी शीट आपको करके देने के लिए भेजी थी मैंने, वर्कशीट। उसका होमवर्क अभी तक आप लोगों ने भेजा नहीं है बेटा। करा नहीं है क्या अभी, या कर लिया है? सर थोड़ा सा बच रहा है, नेक्स्ट मतलब कल तक दे देंगे, मॉर्निंग तक। उसमें वेडनेसडे से पहले भेज देना आप लोग, ठीक है? ओके सर, वो एक्चुअली प्री बोर्ड और वो स्कूल का भी कुछ हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप कर लेना उसको, बस वेडनेसडे तक कर लेना, ठीक है? ओके। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2, इन दोनों को रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं। आपको पता है 1 में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के अंदर आप पोटेंशियल और कैपेसिटर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को हम एक एक करके, दोनों चैप्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कंज्यूम 3 और 4 क्लासेस, ठीक है? आगे की 3-4 क्लासेस में दोनों चैप्टर्स चलते रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको पता है आप चार्ज की स्टडी रेस्ट में करते हैं, है ना? और चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज सबसे पहले ये क्वांटाइज्ड है ना, कंजर्व्ड है और एडिटिव है, एडिशन के लॉज को ऑबे करता है। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है चार्ज की। इसके अलावा जो भी है वो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज है। बेस प्रॉपर्टीज ये 3 है, ध्यान रखिएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड एंड चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इसके अलावा आपने बहुत सारी पढ़ी। चार्ज की वैल्यू जो रेस्ट पे होती है वही चार्ज की वैल्यू मोशन पे होती है। जितनी रेस्ट पे होती है उतनी ही मोशन पे होती है, यानी इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविटी के लॉज को ऑबे नहीं करता। जैसे मास रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है स्पीड के साथ, पता है ना, जब पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल हो तो मास स्पीड के साथ इंक्रीज होने लग जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स इक्वेशन, एम इज, याद है फॉर्मूला, एम इज एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, है ना? लेकिन चार्ज जो है दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक, ये स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर? चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज एडिटिव है, और ये रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट को ऑबे नहीं करता, यानी रेस्ट और मोशन दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं चार्ज के लिए। इसके अलावा लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। क्वांटाइजेशन में आपने देखा चार्ज की वैल्यू इज प्लस माइनस एन ई, है ना? जहां पर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और ई क्या है? ई इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ई का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूमेरिकल्स में 1/e की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो याद रखना है 6.25 10 की पावर 18, ये है 1/e की वैल्यू। क्लियर? इतनी बातें आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में आते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको मैं शीट इसकी भेजूंगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस शीट को आप सॉल्व करके डाउट्स पूछेंगे, ठीक है? उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस भी भेज दूंगा। जब आप कर लेंगे, मुझे आपको पता ही है, जो जो करके भेजता जाएगा उसको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है चार्जेस के बीच में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मासेस के बीच में, दोनों में कई सारी सिमिलरिटीज हैं, कई सारी डिसिमिलरिटीज हैं। बाकी ये याद रखना है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है दैट इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल, और मैग्नेटिक इनके बीच में आता है। तो अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें तो स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है इन तीनों में से, और ग्रेविटेशनल वीकेस्ट फोर्स है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को 1 मानूं तो मैग्नेटिक लगभग लगभग ही, कोई फिक्स नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस 27 का ऑर्डर है, और ग्रेविटेशनल में 10 की पावर माइनस 39 से लेकर के माइनस 42 44 भी जाता है, डिपेंड करता है किन पार्टिकल्स के बीच में निकाल रहे हैं। क्लियर? ये आपका ग्रेविटेशनल है, मतलब इट इज, देयर इज अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड मैग्नेटिक उसके बाद, एंड द वीकेस्ट आर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज फोर्सेस? इट शुड बी नाउ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? अगर आपसे बोले कि भाई इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज लिख दो, कुछ डिसिमिलरिटीज लिख दो, तो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें, सिमिलरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बीच में, बिटवीन दिस, और साथ में दूसरी तरफ हम लिखते हैं डिसिमिलरिटीज। तो पहले सिमिलरिटीज लिख लेते हैं। तो सिमिलरिटीज क्या हैं? दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ भी करते हैं,
दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ जिसके बीच में वो लग रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या क्वांटिटीज बोलना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लग रहा है, मासेस के बीच में, तो उनके प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑबे करते हैं। क्लियर? ये सारी सिमिलरिटीज हैं। डिसिमिलरिटीज क्या हैं? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल है वो सिर्फ अट्रैक्टिव ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज सेम इन ऑल मीडियम। Clear? Electrostatic force is very strong and gravitational force is comparatively very weak. Clear है? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। देखते जाना ध्यान से, कोई डाउट है तो अभी देख लीजिए, इनको नोट भी करते जाइए साथ साथ। अगर आप नोट करना चाहते हैं वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, आपको पता है करीबन 1 महीने तक अवेलेबल रहते हैं, 15 दिन से 1 महीने के बीच तक, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं रिविजन के लिए। क्लियर? इसके बाद अगर जो हमारे पास जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स है, वी कॉल इट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से मतलब हम फोर्स निकालते हैं कि अगर कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच में सेपरेशन है R, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहें R के साथ फोर्स का, तो ग्राफ कैसा आएगा, हाइपरबोलिक 1/r² के प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर यही ग्राफ आपको बनाना पड़े f और 1/r² के बीच में, किसके बीच में, f और 1/r², तो 1/r² की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में इट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लियर? दिस इज द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विद डिस्टेंस। क्लियर? अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो फोर्स की वैल्यू एयर में आएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r², और जो मीडियम में आएगी फोर्स की वैल्यू वो एयर का फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी, जहां स्मॉल के को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। इज दैट ओके? यहाँ तक चार्ज से लेकर के चार्ज, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझसे बात करिए। बहुत बेसिक बातें थी, एक बार रिकॉल कराई ताकि आपको चैप्टर का पिकअप मिल जाए। कितनों को क्लियर, एक बार हाथ रेज करिए बेटा। चलिए सबको क्लियर, इट्स वेरी गुड। देन किसी को डाउट भी हो तो बात भी कर लीजिए। हाँ बोलो बेटा। सर हमने नोट्स में लिखा था कि मास और चार्ज में ये डिफरेंस भी होता है कि जो मास है वो कंजर्व नहीं होता और चार्ज कंजर्व होता है, तो सर मास का क्या रीजन है कि वो कंजर्व नहीं होता? बेसिक प्रॉपर्टी बता, ये ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज है। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में, E=mc²। अगर आपने पढ़ा है? यस सर। जब पार्टिकल का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो मास और एनर्जी मिलके कंजर्व होते हैं, अकेले मास नहीं कंजर्व होता। यस ओके सर। और कोई डाउट किसी को? एनीवन? है कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब अगर कोई भी एक चार्ज है Q0, इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn। क्लियर? और आपको Q0 पे फोर्स निकालना है इन सब के कारण। तो रूल कहता है
पहले 1 के कारण निकालो, फिर 2 के कारण, फिर 3 के कारण, 4 के कारण, 5 के कारण, सबका फोर्स निकालिए और सबका वेक्टर सम कर दो। तो जो नॉट पे टोटल फोर्स आएगा वो सबका वेक्टर सम होगा। कौन सा सम होगा बच्चों? दिस इज एफ नॉट टोटल, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। दिस इज द टोटल फोर्स ऑन नॉट पर 1 के कारण, नॉट पर 2 के कारण, 3 के कारण, n के कारण, सबका वेक्टर सम। दिस इज एफ नॉट टोटल। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इसके वर्टिसेस पे चार्जेस हैं Q, 2Q और 3Q। साइड L ईच। क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट A। निकालिए सभी लोग और आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में। नेट फोर्स ऑन चार्ज एट A। निकालो, सॉल्व करो, सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। कर रहे हैं ना सब लोग? कहीं वेट कर रहे हो कि सर करेंगे? जल्दी करिए, कोई डाउट है तो बात करते जाइए मुझसे। बहुत टाइम लगा दिया आपने, इतनी देर में तो 2 बार सॉल्व हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट कंज्यूम दैट मच टाइम। कितने फोर्स लगेंगे ये बताइए? 1 या 2 या 3 या 4? कितने? सर 2। 2 फोर्स लगेंगे ना। ए पर एक बी के कारण लगेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और एक लगेगा सी के कारण, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। यहाँ पर बी और सी दोनों का फोर्स अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के चार्ज अलग अलग हैं। आपको मैंने बोला था वेक्टर सम के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और जो फोर्सेस हैं दे शुड बी कोइनिशियल, है ना, दे शुड बी कोइनिशियल। ये किसने आंसर भेजा? प्रियंका ने। प्रियंका गलत है बेटा, इसमें थोड़ी सी गलती है, ध्यान से देखिए। √7 की जगह √19 आएगा, आप चेक करिए उसको, बाकी सब सही है। यस सर, सर आगे समझ सर। हाँ, आ गया ना? चलिए ठीक है, बाकी लोग भी देखिए बेटा, क्योंकि एक ही आंसर आया मेरे पास अभी तक। ये 60 डिग्री पे है। अब यहाँ पर एफ ए बी इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले कोइनिशियल डायग्राम बनाना है, फिर मैग्नीट्यूड, और फिर तीसरा स्टेप है वेक्टर सम। तो एफ ए बी क्या है? 1/4πε0, इसको के लिख देते हैं। Q1 Q2, तो ए पे चार्ज है Q और बी पे है 2Q, और डिस्टेंस है L का स्क्वायर। ये K क्या है? ध्यान देना, K इज 1/4πε0। ये लिखना जरूरी होता है जब आप K लिखते हैं। तो एफ ए सी कितना है? KQ 3Q, डिस्चार्जेस इज Q and 3Q, L स्क्वायर। अब आप देखें तो दोनों में सेम चीजें हैं एक्सेप्ट 2 and 3।
तो इसको मैं लिख देता हूँ 2F0, इसको लिख सकता हूँ 3F0। बोलो हाँ या ना। और अब आप कर लीजिए इसका वेक्टर सम। वेक्टर सम के लिए क्या लगाना है? पैरेललोग्राम लॉ। तो F नेट शुड बी पहले का स्क्वायर यानी 2F0 का स्क्वायर इज 4F0 स्क्वायर, फिर 3F0 का स्क्वायर इज 9F0 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है 2a और b का प्रोडक्ट, a और b इज 6F0 और cos 60 डिग्री इज 1/2। तो ये पूरा रूट। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये आ गया 4 + 9 13 F0 स्क्वायर और प्लस में ये cos थीटा और 2 कट जाएगा, cos 60 इज 1/2 ना, तो ये आ जाएगा 6F0 स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 19F0 स्क्वायर का रूट। तो नेट फोर्स शुड बी 19 का रूट इंटू F0। अब व्हाट इज F0? F0 इज, यहां से लीजिए 3 को छोड़ दीजिए बाकी सारा F0 है, या फिर यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए बाकी सारा F0 है। तो व्हाट इज दैट? KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर और रूट 19 आपका यहाँ पर है। दिस इज योर आंसर। और साइड में लिख देना K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट ओके? हैव ए लुक ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। कितनों को समझ में आ गया? हाथ रेज करिए और जिसको डाउट है वो बात करिए। क्वेश्चन सॉल्व भी करिए और नोट भी करते जाइए साथ साथ, और कहीं डाउट हो तो पूछिए। चलिए, सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए फ्री पिथ बॉल है, इसका नाम है ए, मास इज 8 ग्राम। कितना मास है? 8 ग्राम। कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस मच। कह रहा व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन टू ए सेकंड बॉल बी 5 सेंटीमीटर बिलो ए टू कीप इट स्टेशनरी। मतलब क्वेश्चन समझते हैं हम यहाँ साइड में कि आपके पास एक बॉल तो है ए, इसका मास है 8 ग्राम और इसका चार्ज भी दिया हुआ है, और 5 सेंटीमीटर नीचे दूसरी बॉल है बी। कह रहे इस पे कैसा चार्ज दे कितना चार्ज दे? बी यहाँ फिक्स है ताकि ए स्टेशनरी हो। अब आप ये सोचिए ए को हो क्या रहा है? ए को हो क्या रहा है? ए का वेट नीचे लग रहा है जिसके कारण इसको नीचे आना चाहिए, और अब आप करना चाहते हैं इसको बैलेंस, तो आपको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये पॉजिटिव है तो ऊपर फोर्स लगाने के लिए बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। यस और नो? और वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस बॉल, क्योंकि वेट नीचे खींच रहा है और फोर्स ऊपर रिपेल कर रहा है। तो जब दोनों बराबर होंगे तो एट इक्विलिब्रियम दे विल बी एबल टू बैलेंस ईच अदर। नाउ व्हाट इज द फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन बी, और ए से बी के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg। अब आपको क्या क्या मालूम है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻9। एक का चार्ज मालूम है, ए का कितना? 5 × 10⁻8। बी का निकालना है। डिस्टेंस ए बी मालूम है 5 सेंटीमीटर। मास दिया हुआ है 8 ग्राम। 8 ग्राम यानी 10⁻³ kg। ग्रेविटी 9.8। इनको पुट कर लीजिए और चार्ज ऑन बी निकाल लीजिए। कितनों को क्लियर है? हाथ रेस करो, जिसको डाउट है वो बात करिए। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, देख लीजिए साथ साथ। कोई डाउट हो तो बात करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन के बाद, आपके पास बी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 4.36 × 10⁻⁷ कूलम, एंड इट शुड बी पॉजिटिव। 4.36 × 10⁻⁷। आंसर लिख लीजिए ताकि जब आप कैलकुलेट करें
तो आप इसको चेक कर सकें कि यस योर आंसर इज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट वी सॉल्व्ड इन द क्लास. ओके. लिख लिया सबने? हटा दूं मैं इसको? हाथ डाउन कर लो बेटा, लोअर योर हैंड्स. मैं कह रहा हूं उसको रिमूव कर दूं मैं? लिख लिया? एक दो जने बोल दोगे तो मैं हटाऊंगा, नहीं तो आप लिखते रहिए. Yes. मैं तो बता देना. हो गया बेटा? किसी का बाकी तो बोल देना बेटा, तो हटा रहा हूं मैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट करिए इस क्वेश्चन को. A charge q is placed at the center of line joining two equal charges plus q. दो इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू कैपिटल क्यू. इनके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू. कह रहे इस स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट साइन दोनों फाइंड आउट करना है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन. अगर तीनों चार्जेस का सिस्टम, ऑल द थ्री चार्जेस दे आर इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? अगर तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं तो आप पता लगा के बताइए कि मैग्नीट्यूड क्या है और साइन क्या है स्मॉल क्यू का. जल्दी करिए, ट्राई करिए और अपना आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में फास्ट. Note down the question and write your answer in the comment box. I got two answers. No, only one answer from Komal. Q by 4. साइन क्या होना चाहिए कोमल इसका? प्लस या माइनस? पूछ रहा हूँ मैं आपसे. What should be the sign? Sir, plus. माइनस होना चाहिए बेटा साइन. इधर देखिए सभी लोग ध्यान से. कैसे?
आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब आप ये देखो, अगर ये प्लस हुआ, मान लेते हैं प्लस हुआ, तो क्या होगा? तो O वाला चार्ज भी A को धक्का मारेगा और B वाला चार्ज भी A को धक्का मारेगा। जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम होने के लिए एक फोर्स और दूसरा फोर्स अपोजिट होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, है ना? तो पहला चीज तो ये है कि दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव, ताकि A का अट्रैक्शन O के कारण हो और B के कारण रिपल्शन तो पहले से ही फिक्स है, क्योंकि A और B पॉजिटिव है। इज दैट ओके? यस और नो? यस सर। अब एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर होने चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एट इक्विलिब्रियम। इसने क्वेश्चन में कहा है तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में, ए बी, बी बी और क्यू बी, तो ओ बी, मतलब ए बी और ओ तीनों पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों पॉइंट्स पे आप नेट फोर्स निकालेंगे तो जीरो ही आना है। तो अब हमने ए को चूज किया है, हम बी को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ओ नहीं चूज करना चाहिए, क्योंकि ओ सेंटर पे, उसमें सब जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा आप सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि पहले से इक्विलिब्रियम नजर आ रहा है उसमें। एट इक्विलिब्रियम फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब आप इनकी वैल्यूज डालिए, यहाँ पर इनकी वैल्यूज डालिए और सॉल्व करिए सभी लोग। देखिए क्या आएगा, एफ ए ओ कितना है? 1/4πε0। ए और ओ का चार्ज, ए का चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू, ओ पर स्मॉल क्यू, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, तो अगर ओ से ए का डिस्टेंस एक्स है तो ओ से बी का भी एक्स ही होगा। और ए बी पे 1/4πε0 कैपिटल क्यू, डिस्टेंस है 2x, तो इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखिए, 1/4πε0 कट गया, कैपिटल क्यू कट गया, है ना? क्यू की वैल्यू आ गई q/4, और साइन शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी नेगेटिव। हमने यहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। अगर हम लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करते तो मैथमेटिकली भी हम ला सकते हैं उसको, क्योंकि मैंने पहले ही लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया है और वहां पे लैंग्वेज में लिख दिया है कि इट इज नेगेटिव। तो मेरा फाइनल आंसर होगा कि चार्ज शुड बी ऑफ कैपिटल Q/4 मैग्नीट्यूड एंड इट शुड बी ऑफ नेगेटिव साइन। इज दैट ओके? इट शुड बी ऑफ नेगेटिव साइन। क्लियर? लेकिन हाँ, अगर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि माइनस है या प्लस है, हम उसको मैथमेटिकली आने देंगे तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हम मान लेंगे प्लस है, हम मान लेंगे प्लस है, तो दोनों फोर्स क्या आएंगे? सेम डायरेक्शन में। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आएंगे तो क्या होना चाहिए? एफ ए ओ प्लस एफ ओ ए बी, दोनों प्लस हो गए, दैट शुड बी जीरो। तो यहीं से पता चल जाएगा एफ ए ओ इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स आएंगे तो प्लस होंगे, प्लस होंगे, और तब भी जीरो चाहते हैं आप, तो इसका मतलब ए बी और ए ओ अपोजिट होने चाहिए। इज दैट क्लियर सबको? देख लीजिए इसको, कितनों को समझ में आ गया हाथ रेज करिए, और जिनको डाउट है वो बात करिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखिए आप, यहां साइड में बनाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ electric force to the gravitational force between two protons. Find the ratio of electric to the gravitational force between two protons. दो प्रोटॉन्स हैं आपके पास, इनके बीच में इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो निकालिए। निकालिए, सॉल्व करिए। आसान है वैसे, ये तो सभी लोग कर लेंगे। क्यों? देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 1/4πε0, चार्ज दोनों प्रोटॉन पे E और E है, और डिस्टेंस r²। और ग्रेविटेशनल क्या है, G मास 1 मास 2, तो मास 1 भी प्रोटॉन है और मास 2 भी प्रोटॉन है, अपॉन r²। आपको पता है इसमें से r² ऊपर और नीचे कट जाएगा, कट जाएगा, बोलो। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 है। चार्ज E और E, ये E 1.6 10⁻−19, और दूसरा भी E भी सेम,
कैपिटल जी इज व्हाट 6.67 10 की पावर -11 और मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 10 की पावर -27 and second mass of proton is also same. Is that okay? You can substitute all these values and calculate, and after calculation you will get 1.2 into 10 की power 36 यानी electrostatic force जो है that is 1.2 into 10 की power 36 times the gravitational force between two protons. कंप्लीट करिए इसको ध्यान से जल्दी, कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। हो गया बेटा, नोट कर लिया। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी चार्ज है, आपको पता है उस चार्ज के चारों तरफ उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, चार्ज के चारों तरफ, और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत चेक करनी है, वो हम टेस्टिंग के लिए एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं Q नॉट, और कितना फोर्स लगेगा Q नॉट पर, कितना फोर्स लगेगा Q नॉट पर, फोर्स अपॉन में वैल्यू ऑफ Q नॉट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और Q कौन सा है? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। अगर कहीं पर भी आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होती है तो आप दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा, याद है, इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इनके बीच में यूनिफॉर्म फील्ड होती है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है, और इस फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जो कि आपने कहां से ऑब्टेन की थी? यूजिंग गॉस थ्योरम, है ना। पहले तो आपने डायरेक्ट लर्न किया था ये, अब आप प्रूफ कर चुके हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। आई थिंक इट इज क्लीन। यहाँ पर देखिए कोई भी डाउट है तो पूछते जाइए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड required to balance weight of an electron। एक इलेक्ट्रॉन जी है, उनका वेट बैलेंस करना है। इलेक्ट्रॉन का वेट बैलेंस करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की? निकालिए इसको फटाफट और बताइए आंसर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है आपको? कर सकते हैं इसको। देखो
आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेट कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रॉन का वेट तो नीचे लगेगा mg, और वेट नीचे लग रहा है, आपको बैलेंस करना है, तो आप फोर्स कहाँ लगाएंगे? ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज QE. तो एट इक्विलिब्रियम QE शुड बी इक्वल टू mg and E should be equal to mg by q. Mass of electron is 9.1 10 की power minus 31. Gravity is 9.8 and charge is 1.6 10 की power minus 19. Clear? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई. Is that okay? समझ में आया? तो और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए भाई? नेगेटिव पार्टिकल है तो नीचे वाली प्लेट माइनस होनी चाहिए ताकि उसको ऊपर धक्का मारे. माइनस लाइक चार्ज होगा ना, तभी तो धक्का मारेगा. अगर माइनस चार्ज है और नीचे अपने प्लस प्लेट रख दी तो अट्रैक्ट कर लेगा, फिर बैलेंस कैसे करेगा, है ना? तो जो भी चार्ज का साइन है वही प्लेट नीचे होनी चाहिए और दूसरी वाली प्लेट ऊपर होनी चाहिए. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस. तो यहाँ पर आ गई डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. कितनों को यहाँ तक क्लियर है? हाथ रेस करिए, जिसको डाउट है वो बात करिए. Up to this point, जिनको भी क्लियर है raise your hands, and those who have any type of doubt till this point you can ask. चलिए ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे नोट करिए. How many electrons must be removed from a coin? How many electrons must be removed from a coin of 1.6 gram so that it floats in an electric field of intensity 10 raised to power 9 Newton per coulomb directed upwards? Find out how many electrons must be removed. हाँ भाई, हुआ कुछ? सेम क्वेश्चन अगर आप ध्यान दे रहे हो, है ना? सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो अभी आपको पता है कि कॉइन है ये, तो कॉइन का वेट तो नीचे लग रहा होगा, तो फोर्स आपको ऊपर लगाना है ना? बोलो, ये कॉइन है, कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करें mg ताकि इसको बैलेंस कर लें हम, यानी QE शुड बी एबल टू बैलेंस mg. अब इसने चार्ज नहीं पूछा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, सब कुछ दिया हुआ है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? क्यू के अंदर. तो एनी, क्यू की वैल्यू होती है ना एनी इंटू ई इज mg. तो नाउ यू कैन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी mg बाई कैपिटल ई. देखिए mg बाई कैपिटल ई, यहाँ वैल्यूज डाल लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, है ना? तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई 9.8 into 10 की पावर 7. तो this many electrons must be, they must be removed, है ना? To balance the weight of what? Weight of this coin. जल्दी कंप्लीट करिए यहाँ तक. कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को. किसी को डाउट है वो बात करिए. मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा आप सबको. इज दैट ओके? चलिए इसके बाद देखते हैं. इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ना चाहते हैं डाइपोल का कॉन्सेप्ट, रिवाइज करते हैं. डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस.
मतलब एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है 2a। इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। हमने इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, एंड दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 2, जहां p है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और r है डाइपोल के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। p क्या होता है, q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने। क्लियर? अगर यही आइडियल डाइपोल है तो दिस बिकम्स 2kp अपॉन r क्यूब, जहां k क्या है, k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2a बहुत छोटा है r से और a स्क्वायर नेग्लिजिबल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल। आई थिंक दिस इज क्लियर। ऑन द एक्सियल लाइन यू रिकॉल इट, यू कैन रिकॉल इट। और इक्वेटोरियल पे अगर हम देखेंगे, इक्वेटोरियल पे यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, एंड दैट इज kp अपॉन r क्यूब फॉर आइडियल डाइपोल। तो यहां से पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आइडियल डाइपोल, नॉट फॉर ए नॉर्मल डाइपोल। नॉर्मल डाइपोल के लिए नहीं है ये बात है सिर्फ और सिर्फ आइडियल डाइपोल के लिए। देखिए यहां तक। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, और इस टॉर्क की डायरेक्शन p और e दोनों की प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो दैट इज p sin थीटा। डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है और डाइपोल रोटेट करता है, और घूमते घूमते वो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है। It is the tendency of the dipole to finally align in the direction of external electric field. Align in the direction of external electric field. Clear? अगर वो अलाइन हो गया, जब वो अलाइन हो गया और आपने उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो वहां पे ऑसिलेट करेगा, और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाई PE। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अलावा तीसरी बात, डाइपोल को फ्री छोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आके रुक रहा है। लेकिन अगर आप उसको घुमाते हैं, वर्क करते हैं, मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन विल बी -p cos थीटा टू माइनस cos थीटा 1। और ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? stored as electrostatic potential energy। और एक बात और ध्यान देना, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है। क्लियर? तो यहां पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक, दैट कैन बी रिटन एज -du/dr, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस विद ए माइनस साइन। याद आ रहा है? ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज -du/dr। और आपको अगर ना भी याद आए तो मैं और आसान तरीका बता देता हूँ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है अगले चैप्टर में, -dv/dr, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है ये बात, या ये भी भूल गए हो? इसी बात पे दोनों साइड चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी चार्ज से मल्टीप्लाई करो, इधर भी चार्ज से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया, फोर्स, और ये क्या बन गया, एनर्जी। यस और नो? तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे आप लोग। कितनों को क्लियर है यहाँ तक? हाथ रेस करिए, और जिसको डाउट है वो मुझसे बात करिए।
सबको क्लियर है? वेरी गुड। देख लो, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी, ये डाइपोल का कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन देता हूं कि हमारे पास एक डाइपोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ है 2 माइक्रोकूलम और डाइपोल लेंथ है 200 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर? 2 माइक्रोकूलम पोल स्ट्रेंथ है और डाइपोल लेंथ है 200 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This dipole is placed in this field along the direction of field. Find torque Q. टॉर्क कितना होगा इसके ऊपर? जल्दी निकालिए और आंसर डालिए अपना कमेंट बॉक्स में। बोलेगा नहीं कोई भी, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। लेट मी सी कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको सही। फटाफट सॉल्व इट एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। एनीवन? चलो भाई, अब एक ही आंसर आया। प्रियंका, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर है आपका। बाकी लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो इतनी देर से? भाई आंसर है ही नहीं इसका, 0 आंसर है। क्यों? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? P sin थीटा, है ना, और थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो जब साइन 0 है तो टॉर्क कितना हो गया? 0, है ना। हमें आदत पड़ी हुई है कैलकुलेट करो पीई की। भाई पढ़ भी तो लो, डाइपोल को पैरेलल रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू फील्ड, बोला है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट फील्ड के पैरेलल है तो क्यों कैलकुलेट करना है? इट इज सिंपली 0। यस और नो? कितनों को क्लियर है? यहाँ तक हाथ रेज करिए, जिसको डाउट है वो बात करिए। समझ में आ गया सबको? तो अच्छे से इसको रिवाइज करिए यहाँ तक, डाइपोल तक। इसके आगे हम अभी क्वेश्चंस काफी सारे बाकी हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 and 2 बोथ वी आर डूइंग 1 by 1, तो इट इज गोइंग टू टेक 3 or 4 एटलीस्ट 4 क्लासेस। हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे, डिपेंड्स। ठीक है, आपके कितने डाउट्स वगैरह आते हैं। अपना पुराना वाला होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और इसको साथ साथ करते जाइए, तो 2-4 क्लासेस में ये भी खत्म हो जाएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय। थैंक यू। वेलकम बच्चे।